Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome back to our weekly current affairs series in which we'll cover all the important developments with respect to the field of science and technology. अभी recently Indian Express में article आया था with respect to James Webb Space Telescope. आपको याद होगा हमने ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कवर किया हुआ है. ये हबल स्पेस टेलीस्कोप का सक्सेसर है. हबल रिटायर हो गया है और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप स्पेस में आपका एक टेलीस्कोप है जो आपको स्पेस को और ज्यादा डीपली ऑब्जर्व करने की कैपेबिलिटी देता है. नाउ ये लॉन्च तो हो चुका है पर ये जो अब इमेजेस प्रोड्यूस कर रहा है ना उस पर बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रही है. बहुत न्यू रिवीलिंग डेटा हमें मिल रहा है विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्स. तो इसको ये न्यूज में दोबारा आ गया था इसलिए इसको दोबारा कवर कर लेंगे. ऑलराइट, देन अभी 1 जनवरी 2023 को थी हमारे बहुत फेमस साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस जिनके नाम पे हिग्स बोसॉन पार्टिकल द गॉड पार्टिकल आया था. उनकी बर्थ एनिवर्सरी है 129th बर्थ एनिवर्सरी 1 जनवरी 2023 को. तो 1 जनवरी 2023 को 129th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सत्येंद्र नाथ बोस. इसीलिए सत्येंद्र नाथ बोस हमारे लिए डिस्कस करने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज आपके सिलेबस में भी कैटेगोरिकली मेंशन्ड है contributions made by Indians in the field of science and technology. तो ये हम कवर करेंगे. देन अभी रिसेंटली Amazon ने कुछ इंडिया के लिए इंडिया के स्टार्टअप्स को हेल्प करने के लिए कोई क्लाउड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन निकाला है. Amazon का क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है Amazon वेब सर्विसेज AWS. तो उन्होंने इंडियन स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए एक नई सर्विस निकाली है AWS पे, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस. नाउ ये क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है और इससे हमारे स्टार्टअप्स को कैसे फायदा होगा तो इसको हम देखेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग और चांसेस हैं कि आपसे सवाल पूछे जाएं प्रीलिम्स में भी मेंस में भी विद रिस्पेक्ट टू क्लाउड कंप्यूटिंग. प्रीलिम्स में तो सवाल पूछ चुके हैं एक बार. देन अभी रिसेंटली इजराइल और इंडिया के साइंटिस्ट ने ना एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, एक जेनेटिक डिसऑर्डर खासकर उसको स्टडी करने के लिए कोलैबोरेट किया है और उसका नया ड्रग डेवलप करने की बात कर रहे हैं. वो जेनेटिक डिसऑर्डर है GNB1 एन्सेफेलोपैथी. ठीक है, तो ये GNB1 एन्सेफेलोपैथी है क्या और इंडियन और इजरायली साइंटिस्ट इस पे क्या कर रहे हैं वो हम बात करेंगे. देन अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ USA और यूरोपियन यूनियन के जो रेगुलेटर्स हैं उन्होंने कहा है कि जितने भी बड़े बड़े इंटरनेट कंपनीज है ना ये जानबूझ के अपने यूजर्स को कुछ झांसों में फंसा देती हैं. Amazon, Google, Facebook बहुत सारे ऐसे झांसों में फंसा देते हैं जिसकी वजह से इनका इंटरनेट एक्सपीरियंस बहुत खराब होता है. उन झांसों को इन्होंने नाम दिया है डार्क पैटर्न्स. नाउ व्हाट आर दीज डार्क पैटर्न्स और इन डार्क पैटर्न्स, इन झांसों के हेल्प से कैसे ये कंपनीज आपके बिहाफ पे आपसे बहुत ज्यादा प्रॉफिट या डेटा निकाल रही हैं. राइट, वी विल टॉक अबाउट दैट और इन द एंड I'll give you certain questions for practice that will be related to this particular lecture. 2 MCQs में आपको दूंगा और एक मेंस टाइप क्वेश्चन. MCQs के आंसर्स आपने नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखने बिकॉज आई वांट टू सी वेदर यू अंडरस्टूड द लेक्चर और नॉट. और मेंस टाइप क्वेश्चन का भी आंसर आपने लिख के हमें भेजना है. We'll give you the required feedback. Alright? चलो फिर बिना किसी देरी के let's start with James Webb Space Telescope. More on James Webb Space Telescope. Now न्यूज में क्या था? The telescope named after James Webb, NASA administrated during the build-up to the Apollo moon landing. आपको पता है 1960s में NASA ने मून लैंडिंग करी थी, राइट, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग भी गए थे. उस मिशन का नाम था अपोलो मिशन और अपोलो मिशन के एडमिनिस्ट्रेटर थे जेम्स वेब. तो काफी सेलिब्रेटेड फिगर थे ये नासा में, इसीलिए इन्हीं के नाम पे इन्होंने टेलीस्कोप का नाम रख दिया. इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी. तो ये जो स्पेस टेलीस्कोप है ये नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी का जॉइंट प्रोजेक्ट है. अकेले नासा का नहीं है, ये याद रखना है. इट वॉज लॉन्च्ड ऑन क्रिसमस 1 year ago आफ्टर 2 ट्रबल प्लेग डेकेड्स एंड 10 बिलियन. ठीक है, 10 बिलियन इस पे खर्चा हो चुका है, 20 साल लग चुके हैं इसको बनाने में. On a mission to observe the universe in wavelengths no human eye can see. अब ये जो टेलीस्कोप है ना, अगर आपने पिछला लेक्चर लगाया है जिसमें हमने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप डिस्कस किया था, उसमें मैंने बताया था कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो होगा ना वो सिर्फ इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशन करेगा. यूनिवर्स में जितनी भी इंफ्रारेड रेज हैं उन्हें कैच करेगा. ये और कोई वेवलेंथ डिटेक्ट नहीं करेगा, विजिबल लाइट नहीं करेगा, इंफ्रारेड ही करेगा. ना रेडियो वेव्स, ना अल्ट्रावायलेट रेज, ना एक्स रेज, कुछ नहीं, सिर्फ इंफ्रारेड रेज.
और उसका भी कारण है, इंफ्रारेड रेज ना लो ऑन एनर्जी होंगी, इंफ्रारेड रेज बहुत फीबल सिग्नल्स हैं, तो यूनिवर्स में बहुत दूर से जो हमें सिग्नल्स आ रहे हैं ना वो इंफ्रारेड में ही आ रहे हैं, बहुत दूर से। तो इसीलिए इस टेलीस्कोप को बनाया गया है और इंफ्रारेड में ही इसे रखा है ताकि ये यूनिवर्स के बहुत दूर से सिग्नल्स को कैच कर सके, राइट? Now, perhaps the biggest surprise from the James Webb Space Telescope so far involves events in the early millenniums of the universe. पता है ऐसी इमेजेस आई हैं कि जब यूनिवर्स बना था ना, यूनिवर्स के पहले 1000 सालों में यूनिवर्स कैसा दिखता था, वैसी इमेजेस प्रोड्यूस करी हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने। ये सबसे डिफाइनिंग इमेज थी और अभी ये इमेज आ चुकी है, प्रोड्यूस हो चुकी है और इस पे बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रही है। इसीलिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप न्यूज में आ गया, क्योंकि इसने एक ऐसी इमेज प्रोड्यूस करी है which gives you an idea as to how your universe looked during the first millennium of its occurrence. बिग बैंग के पहले 1000 सालों में यूनिवर्स कैसा दिखता था वो दिखाया है, वो इमेज प्रोड्यूस करी है। जैसे यूनिवर्स जब बिग बैंग हुआ, यूनिवर्स बना तो पहले 1000 सालों में नई नई गैलेक्सीज बन रही हैं, नए नए स्टार्स बन रहे हैं, वो इमेजेस इसने प्रोड्यूस करी है। सो यू आर लुकिंग डीप इनटू द यूनिवर्स एंड यू लुकिंग वे बैक इन टाइम। यूनिवर्स अभी स्टार्ट हुआ है, ये फायदा है इसका। तो बहुत अच्छी साइंटिफिक इंजीनियरिंग की ये एक दाद देने वाली बात है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। यू कैन लुक एट द यूनिवर्स इन अ बेटर लाइट, दो दैट इज द लाइट विच ह्यूमन आई कैन नॉट सी, इंफ्रारेड। ठीक है, नाउ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप क्योंकि न्यूज में आ गया, इसीलिए इसके बारे में डिटेल्स दोबारा से रिफ्रेश कर लेते हैं, राइट? सो इट इज एन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बिटवीन नासा, ईएसए, सीएसए। इसके गोल्स क्या हैं? इसके मेजर गोल्स क्या हैं? सर्च फॉर द फर्स्ट गैलेक्सीज आफ्टर बिग बैंग। बिग बैंग होने के जस्ट बाद, यूनिवर्स के बनने के बाद पहली जो फर्स्ट गैलेक्सीज थी वो इमेजेस प्रोड्यूस करनी है। डिटरमिन हाउ गैलेक्सीज इवॉल्व्ड, गैलेक्सीज बनने के बाद वो इवॉल्व कैसे होती हैं, कैसे साइज में बड़ी होती हैं, क्या होता है। ऑब्जर्व स्टार फॉर्मेशन, क्योंकि यूनिवर्स के कुछ शुरुआती सालों को ऑब्जर्व कर रहा है, तो स्टार्स, यूनिवर्स जब बना तो सबसे पहले स्टार्स बनने शुरू हो गए, तो उसको ऑब्जर्व करेगा। ऑब्जर्व द इनिशियल स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेटरी सिस्टम्स, पहले स्टार्स बने, फिर गैलेक्सीज बनी, फिर प्लैनेट्स आने शुरू हुए। ऑब्जर्व द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लैनेटरी सिस्टम। ठीक है ना, याद रहे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इकलौता ऐसा स्पेस टेलीस्कोप है विच इज द लार्जेस्ट। देखो अर्थ पे एक टेलीस्कोप होते हैं, वो तो बड़े बड़े आप बना सकते हो, पर आप स्पेस में जो टेलीस्कोप भेज रहे हो उनमें आज तक का सबसे बड़ा स्पेस टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है। और ये अर्थ के ऑर्बिट में भी नहीं है, अर्थ और सन के बीच में ना, अर्थ और सन के बीच में ऐसे 5 पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं जहां पे जो कोई अगर स्पेसक्राफ्ट को आप प्लेस कर दो तो वो स्टेशनरी रहता है, उन्हें हम कहते हैं लैग्रेंजियन पॉइंट्स। ठीक है, जैसे ये पॉइंट है ना, इसे लैग्रेंजियन पॉइंट 1 कहते हैं। यहां पे अगर आप स्पेसक्राफ्ट को रख दो तो सन की ग्रेविटी और अर्थ की ग्रेविटी कैंसिल कर देती है एक दूसरे को और यहां ऑब्जेक्ट स्टेशनरी रहता है। ऐसे ही 4 और लैग्रेंजियन पॉइंट्स हैं, यहां है, यहां है, यहां है और यहां है। ये L1 है, ये L2 है, L3, L4, L5, 5 लैग्रेंजियन पॉइंट्स हैं बिटवीन सन एंड अर्थ। तो जो आपका जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है ना, दैट लाइज इन लैग्रेंजियन पॉइंट 2। ठीक है, यहां पे इसे स्ट्रेटेजिकली प्लेस किया है। ये लैग्रेंजियन पॉइंट 2 इज 5 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ, तो ये अर्थ के ऑर्बिट में नहीं है, यहां है। ठीक है, क्योंकि यहां से और बेटर ऑब्जर्वेशन आएगी। At L2 point, Webb's solar shield will block the light from the sun. अच्छा, पीछे क्यों रखा है अर्थ के? क्योंकि सन की जो लाइटें आएंगी वो अर्थ काफी हद तक ब्लॉक कर लेगा, जिससे और बेटर आप देख सकते हो। सनलाइट में स्पेस की इमेज अच्छी नहीं आती ना, डार्कनेस में आती है, तो वो स्टे कूल। अच्छा, सन रेज नहीं आएंगी तो ये जो टेलीस्कोप है ये कूल भी रहेगा, जो इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है। क्लियर? तो ये फायदे हैं इसका। इंफ्रारेड टेलीस्कोप तभी अच्छा चलेगा अगर इसका टेम्परेचर कम हो, तभी यहां रखा है, यहां रखते तो जल जाता। Webb, the world's premier space telescope, will succeed Hubble Space Telescope, NASA's flagship telescope that has been in service for more than 3 decades. Hubble Space Telescope पिछले 30 सालों से चल रहा है।
With primary mirror 21 feet wide, the Webb is 7 times as powerful as Hubble Space Telescope. Hubble Space Telescope का रिटायर होने का टाइम आ गया है. अब Hubble Space Telescope को जो रिप्लेस कर रहा है वो 7 times more powerful than Hubble Space Telescope है, तो बेटर है. Depending on how do you do the accounting, 1 hour of observing time on the telescope can cost $19,000. 1 घंटे की जो इसकी इमेजेस है ना वो $19,000 की पड़ रही है नासा, ESA और CSA को. बहुत महंगा प्रोजेक्ट है ये. It is orbiting infrared observatory that will complement and extend the discoveries of Hubble Space Telescope with longer wavelength coverage and greatly improved sensitivity. तो better features हैं इसके. इस पे कौन से scientific instruments हैं? क्योंकि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप बहुत ज्यादा न्यूज में आ गया ना, इसीलिए इसकी माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल आपको पता होनी चाहिए. तो जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पूरा का पूरा है ना, इस पे क्या क्या पेलोड्स हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं. एक तो इंफ्रारेड कैमरा है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ है, इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट है, फाइन गाइडेंस सेंसर है, स्लिटलेस स्पेक्ट्रोग्राफ है. इन 5 के 5 इंस्ट्रूमेंट्स के नाम आपको रटे होने चाहिए, क्योंकि इस साल अगर प्रीलिम्स में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पे क्वेश्चन आता है तो वो माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में रह लिया ये. तो ये रट लेना आपने, ठीक है. अदर इंपॉर्टेंट मिशन ऑब्जेक्टिव्स, और क्या मिशन ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके. It will help in broad range of investigations across the fields of astronomy and cosmology. Okay, it will help to understand the origin of universe. इसीलिए ही भेजा है इसे. The evolution of our own solar system. Universe के शुरुआती दिन कैसे थे, कैसे बना यूनिवर्स वो बताएगा. हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना है वो बताएगा. And search for signs of life on far away planets. देखो वो प्लैनेट्स दुनिया में पूरे यूनिवर्स में वो प्लैनेट्स जहां पे अर्थ लाइक कंडीशंस है ना, उन प्लैनेट्स को हम कहते हैं दे लाई इन गोल्डीलॉक्स जोन. गोल्डीलॉक्स जोन पता है कैसा जोन है. कोई प्लैनेट अपने स्टार के अराउंड रिवॉल्व करता है, जैसे अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है. अब फॉर लाइफ टू बी पॉसिबल इन दैट प्लैनेट, वो जो प्लैनेट होना चाहिए अपने स्टार से बहुत ज्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो सर्दी इतनी पड़ेगी, वहां पे टेम्परेचर ही नहीं होंगे कि लिक्विड वाटर आ सके. बहुत ज्यादा पास भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो गर्मी इतनी होगी कि लाइफ पॉसिबल नहीं होगी. ऑप्टिमम दूरी पे होना चाहिए. दैट ऑप्टिमम दूरी इज नोन एज गोल्डीलॉक्स जोन. तो जितने भी प्लैनेट्स अपने स्टार्स के ऑप्टिमम दूरी पे हैं उन्हें हम कहते हैं वो गोल्डीलॉक्स जोन में है, और वहां पे लाइफ पॉसिबल हो सकती है अर्थ के अलावा. तो हबल स्पेस टेलीस्कोप का भी काम था कि ऐसे प्लैनेट्स ढूंढे जाएं जो गोल्डीलॉक्स जोन में हो, जहां लाइफ पॉसिबल हो, और लाइफ ढूंढनी है. जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का भी यही काम है. अब जितने भी प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम के बाहर है ना, उन्हें हम कहते हैं एक्सोप्लैनेट्स. तो हबल स्पेस टेलीस्कोप, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, दोनों का काम है कि एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढा जाए और वहां पे लाइफ पॉसिबल है या नहीं इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए. It can also analyze the atmosphere of exoplanets that pass in front of their stars. It will look at large number of things in the universe, including icy moons. हर planet के moons कैसे हैं, बर्फीले moons, distant exoplanets and galaxy clusters. बहुत सारी galaxies आपस में इकट्ठी हुई हैं, clusters. ये सारे इसके mission objectives हैं. Alright, make sense? तो James Webb Space Telescope क्या है? दोबारा से रिवाइज आपको करना चाहिए, इसीलिए आपको नोट्स में ये सब दिया हुआ है, ठीक है. बाकी जो आर्टिकल था ना वो ये था कि कितना सक्सेसफुल रहा है ये, तो उसमें लिखा हुआ है कि बहुत सक्सेसफुल रहा है, वो हमें जानने की जरूरत नहीं है. हमें इसके बस गोल्स जानने हैं, इसके बारे में जानना है, इसके पेलोड्स के बारे में जानना है, रटना है, ये रटने वाली इंफॉर्मेशन है. ऑलराइट, चलो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज आइटम, दैट इज सत्येंद्र नाथ बोस. ना सत्येंद्र नाथ बोस की कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है. सत्येंद्र नाथ बोस प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में, ढाका यूनिवर्सिटी में, ब्रिटिश टाइम्स में, ठीक है. और ना ये कुछ फिजिक्स का कुछ पढ़ा रहे थे, जैसे प्लैंक्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे प्लैंक्स लॉ के बारे में पढ़ा रहे थे. तो इनको ना उसमें कुछ गलती लगी, तो इन्होंने ना अपना पेपर पब्लिश किया और उसमें दिखाया कि ये गलती ऐसे है, आप अपनी साइंस चेंज करो, मुझे लगता है ठीक नहीं है प्लैंक्स लॉ वगैरह में. तो जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने इन्हें दरकिनार कर दिया कि अब तू बताएगा हमें कि क्या गलती है प्लैंक्स लॉ में, एस्टैब्लिश्ड एक इंडियन एस्टैब्लिश्ड साइंस को हटा रहा है, ठीक है. खैर इन्होंने हार नहीं मानी. इन्होंने फिर ना डायरेक्टली एल्बर्ट आइंस्टाइन को लेटर लिख दिया कि देखो जी हमें मुझे ये गलतियां लगती हैं, बाकी आप समझदार हो, आप देख लो. आइंस्टाइन ने जब वो लेटर पढ़ा, उन्हें इतना अच्छा लगा कि उन्होंने सत्येंद्र नाथ बोस जी को यूरोप बुला लिया
और फिर सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टाइन ने मिलके काम किया ऐसे पार्टिकल्स पे और ऐसी सिचुएशन पे जिसे हम कहते हैं बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। और उन्होंने ऐसे पार्टिकल्स के बारे में थ्योराइज करा है कि यूनिवर्स में ऐसे पार्टिकल्स भी एग्जिस्ट करते हैं जो ये बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। और फिर इनकी स्टडी इतनी ज्यादा वैल्यूएबल थी, इतने ज्यादा लोगों को, यूरोपियंस को, साइंटिस्ट को पसंद आई कि वो पार्टिकल जो इस चीज को, बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करता है, उसका नाम ही सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पे रख दिया, उसका नाम बोसॉन रख दिया। बोसॉन वो पार्टिकल है जो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करता है, तो ऐसे पार्टिकल का नाम इनके नाम के ऊपर रख दिया, बोसॉन। और अभी सर्न में हैड्रॉन कोलाइडर में 2013 के आसपास एक ऐसा पार्टिकल मिल गया जिसका नाम दिया गया गॉड पार्टिकल। कहा जाता है कि जितना भी मैटर है ये इसी पार्टिकल से निकलता है, और उसका नाम दे दिया हिग्स बोसॉन पार्टिकल। बोसॉन इन्हीं के नाम से आता है। तो जो सबसे बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी रही है 21st सेंचुरी की, गॉड पार्टिकल, उसका नाम टेक्निकली हिग्स बोसॉन पार्टिकल है, और बोसॉन उसमें जो वर्ड है दैट कम्स आफ्टर सत्येंद्रनाथ बोस। तो 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी में इनका हाथ है, वे बहुत रिनाउंड थे। ठीक है, अब 1 जनवरी 2023 को इनकी 129th बर्थ एनिवर्सरी थी, इसीलिए आर्टिकल छपा था। तो हम देख लेते हैं क्या क्या लिखा है। ठीक है, when a relatively unknown Kolkata born teacher wrote a letter to Albert Einstein in 1924 about his breakthrough in quantum mechanics, nobody knew he was going to make history, but he did. क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बाकी साइंटिस्ट की तरह इनकी डिस्कवरी को दरकिनार नहीं करा। उन्होंने कहा यार ये तो सही चीज लिखी है इसने। अब इनकी अर्ली लाइफ के बारे में लिखा हुआ है आर्टिकल में, वो आप देख लेना, बड़ी इंटरेस्टिंग अर्ली लाइफ है। इनके फादर बहुत एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में थे, ऑफिसर थे, और वो इनको मैथ्स की प्रॉब्लम देते रहते थे बचपन में। जब भी मिलते थे फादर, जब भी बाप बेटा मिलते थे छोटे सी उम्र से ही मैथ्स की प्रॉब्लम दे देते थे। तो इनका इंटेलेक्ट बड़ा शार्प होता गया। फिर ये प्रोफेसर बने, ठीक है, मैथमेटिक्स, कैलकाटा यूनिवर्सिटी, ढाका यूनिवर्सिटी में, जहां से इन्होंने फिर पढ़ाते हुए इनको गलती आइडेंटिफाई हुई और इन्होंने आइंस्टाइन को लेटर लिखा है। अब दो साइंटिफिक डिस्कवरीज इनके नाम पे हैं। एक जिसपे इन्होंने लेटर लिखा था आइंस्टाइन को, प्लैंक्स लॉ फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब इसकी डिटेल आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये नाम याद रखना। और दूसरा, ये जो लेटर, इस चीज पे लेटर लिखा था आइंस्टाइन को इतना अच्छा लगा, उन्होंने यूरोप बुला लिया। फिर यूरोप आने के बाद आइंस्टाइन के साथ मिलकर इन्होंने दूसरी डिस्कवरी करी, बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। तो ये दो नाम आपने याद रखने हैं। These two names are credited to सत्येंद्रनाथ बोस। ठीक है, एक और बोस है हमारे इंडियन साइंटिस्ट की लिस्ट में, जगदीश चंद्र बोस, उनसे कंफ्यूज मत करना। ये सत्येंद्रनाथ बोस हैं। हिग्स बोसॉन पार्टिकल सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पे है, जगदीश चंद्र बोस के नाम पे नहीं है। जगदीश चंद्र बोस वो वायरलेस वाले हैं, जिन्होंने वायरलेस माइक्रोवेव रेडिएशन, वायरलेस कम्युनिकेशन में काम किया है। ये गॉड पार्टिकल या बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, प्लैंक्स लॉ, इन पे इन्होंने काम करा है। तो इनके दो अचीवमेंट्स हैं, ये दोनों आपने याद रखनी है। फिर और भी अचीवमेंट्स हैं, ठीक है, ये दो तो इंटरनेशनल लेवल की अचीवमेंट्स हैं। जब ये यूरोप में थे ना, तो इन्हें बहुत यूरोप के फेमस साइंटिस्ट भी मिले, जैसे मैडम क्यूरी, पॉल लैंगजेविन। ठीक है, इनके साथ मिलके इनकी लैब्स वगैरह देखी सत्येंद्रनाथ बोस ने, मैडम क्यूरी की, इनकी, और इनके साथ मिलके और चीजों पे भी काम करा इन्होंने। एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी पे काम किया है। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, डेफिनेशन दी हुई है। Spectroscopy is the field that measures and interprets the electromagnetic spectra that results from the interaction between radiation and matter. जब आप किसी पार्टिकल पे, किसी चीज पे, किसी मैटर पे EM वेव्स डालते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डालते हो, तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है, इसको स्टडी करने को हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। जब आप किसी मैटर पे एक्सरेज डालते हो, क्योंकि एक्सरेज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, तो एक्सरेज के इंटरैक्शन मैटर के साथ कैसा होता है, वो हम कहेंगे एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी। और पता है, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी की वजह से आज मेडिसिन की फील्ड में एक्सरे होते हैं। जब किसी को फ्रैक्चर हो जाता है तो उसका एक्सरे नहीं करवाते, जिससे फिर उसकी बोन दिख जाती है कि कहां से बोन टूटी है, कहां से डैमेज हुई है। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्योंकि एक्सरेज और मैटर, आपकी हड्डी भी तो मैटर है, उसका इंटरैक्शन को स्टडी किया गया था, जिसकी वजह से कंक्लूजन्स निकली, जिसके बेसिस पे एक्सरे किए जाते हैं आज।
ठीक है। देन क्रिस्टलोग्राफी पे इन्होंने काम किया है। क्रिस्टलोग्राफी का मतलब क्या है कि आपका जो कोई भी क्रिस्टल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसमें छोटे छोटे एटम्स हैं, वो एटम्स आपस में कैसे अरेंज्ड हैं, उसे क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं। कि आयरन जो मेटल है उसमें आयरन के एटम्स कैसे अरेंज्ड हैं, एल्यूमिनियम में कैसे अरेंज्ड हैं, तो एटम्स कैसे अरेंजमेंट उनका कैसा है, उसको क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं। तो इनकी 4 अचीवमेंट्स आपको याद रखनी है। प्लैंक्स लॉ, बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रिस्टलोग्राफी, ठीक है, ये 4 याद रखनी है। बाकी फिर ये इंडिया आते हैं, इंडिया में आके इन्होंने और बहुत काम करा है, इन्हें पद्म भूषण मिला है, देखना खेरा प्रोफेसर, पद्म विभूषण मिला है इन्हें, ठीक है, और इन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई है और बहुत सारी इनकी अचीवमेंट्स हैं, वो इंडिया में आने के बाद हैं, वो आप देख लें। ऑलराइट, मेक सेंस। चलो, तो ये इसमें नोट्स, आपको नोट्स अच्छे से पढ़ने हैं। मैंने जो क्लास में कवर करा है, अभी कवर करा है, वो थोड़ा सा ही है इंपॉर्टेंट। नोट्स का एक एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू क्लाउड कंप्यूटिंग। ऑलराइट, नाउ इसमें पहले देख लेते हैं कि न्यूज में क्या है, फिर हम क्लाउड कंप्यूटिंग समझेंगे कि भला क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या। ऑलराइट, तो न्यूज में क्या है। AWS, Amazon वेब सर्विसेज, ये Amazon की ना क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज है। One of India's largest providers of cloud-based services has provided startup credits that allows aspirant startups to use a suite of services from computing, storage, and hosting for free. Over the last 5 years, the number of registered startups in India have grown from 452 to 84,000. इंडिया में 2016 में सिर्फ 452 स्टार्टअप्स थे, आज देखो कितने हो गए। आपको पता है इंडिया का रैंक 3rd आता है as far as startups are concerned पूरी दुनिया में। While they span a variety of industries from finance, gaming, health tech, several are based in the cloud. Maximum startups cloud services use करते हैं, ठीक है। अब सवाल ये उठता है, और मैक्सिमम स्टार्टअप्स ना क्लाउड सर्विसेज यूज करते हैं, और आने वाले और स्टार्टअप्स के लिए क्लाउड सर्विसेज और इजी हो जाएं, इसके लिए Amazon ने अनाउंसमेंट करी है कि इंडिया में जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनके लिए हम नया प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, नए स्वीट ऑफ सर्विसेज, नए कलेक्शन ऑफ सर्विसेज लेके आ रहे हैं, जिनको यूज करके स्टार्टअप्स और आगे बढ़ सकते हैं। सवाल ये उठता है, क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या, है ना। आप सबके मन में ये सवाल हो सकता है, आप में से कुछ लोगों को ऑलरेडी पता है, पर आप सबके मन में ये सवाल हो सकता है ना, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग कुछ भी नहीं है। बेसिकली बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूं आपको। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है कि कंप्यूटर जो होता है ना, उसके लिए कंप्यूटर जो आपको सर्विसेज दे रहा है, उसके लिए आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए, आपका अपना कंप्यूटर होना चाहिए, उससे आप वो सर्विसेज अवेल कर सकते हो। मान लो आपने इमेजेस स्टोर करनी है, अपने कंप्यूटर पे स्टोर कर दिया, वीडियो स्टोर करनी है, वीडियो बनाई स्टोर कर दी, और बहुत सारी चीजें कंप्यूटर पे जो आप काम करते हो उसके लिए आपको कंप्यूटर चाहिए। नाउ कंप्यूटर जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है ना, उसमें एक प्रॉब्लम है। लेट्स सपोज मैंने वीडियो बनाई, ठीक है, और अपने कंप्यूटर पे डाल दी। उसके बाद जब भी मुझे वो वीडियो देखने का मन होगा, मैं कंप्यूटर ऑन करूंगा, देख लूंगा। पर लेट्स सपोज मैं आज ना अपने घर पे नहीं हूं, मैं कहीं और आया हुआ हूं। अब वहां पे कोई इंसान मेरे को बोलता है यार वीडियो दिखाइयो। अब मेरे पास वीडियो दिखाने के लिए मेरा कंप्यूटर होना चाहिए, मैं तो किसी और के पास बैठा हुआ हूं, तो मैं कैसे दिखाऊंगा, राइट। वीडियो तो मेरी स्टोर मेरे कंप्यूटर पे है। अब बेस्ट इसका ऑप्शन पता क्या है, मैं अपनी वीडियो लेता, YouTube पे चढ़ा देता, ठीक है। फिर उसके बाद मैं दुनिया के किसी भी कोने में हूं, मैं किसी को भी वो वीडियो दिखा सकता हूं, मुझे बस YouTube पे लॉग इन करना है और दिखा देनी है। तो YouTube ने आपको क्या प्रोवाइड करा, वीडियो स्टोर करने की सर्विस प्रोवाइड करी, जो आपके कंप्यूटर की सर्विस थी। पर अब आप स्टोरेज अपनी वीडियो की YouTube के पास कर सकते हो, और YouTube के पास कभी भी लॉग इन करके वो वीडियो देख सकते हो। तो इसका मतलब पता है क्या है, YouTube ने ना एक क्लाउड बनाया हुआ है, स्टोरेज क्लाउड, ठीक है, स्टोरेज क्लाउड है। यहां पे आप ना कभी भी वीडियो डाल दो, फिर आप कहीं भी हो, किसी भी कंप्यूटर को यूज कर रहे हो, अपने फोन को यूज कर रहे हो, लैपटॉप को, किसी और के लैपटॉप को यूज कर रहे हो, आप जरूरी नहीं आपका अपना कंप्यूटर है, आप बस किसी और के लैपटॉप से गूगल YouTube के क्लाउड पे लॉग इन करते हो और खोल लेते हो YouTube, वहां पे अपनी वीडियो देख लेते हो। तो YouTube आपको कंप्यूटर की स्टोरेज सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना। वैसे ही और ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके लिए आपके पास कंप्यूटर या कंप्यूटर में वो चीजें होने की जरूरत ही नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब वो जो एक्सेल फाइल होती थी
उसमें वो आपके कंप्यूटर पे सेव्ड होती थी। वही सेम चीज ना अब आपको गूगल ने दे दिया है, गूगल शीट्स कहते हैं उन्हें, ठीक है। अब आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी कंप्यूटर से वो शीट बनाओ गूगल एक्सेल पे, गूगल शीट्स पे, और फिर किसी और को वो दिखानी है तो उसको बोल दो ये रहा मेरा यूजर नेम पासवर्ड, तू देख ले। तो वो क्या हुआ, आपने गूगल शीट बनाई, गूगल के क्लाउड पे डाल दी, अब कोई भी उसे एक्सेस कर सकता है फ्रॉम यूजर नेम पासवर्ड। ऐसे ही बहुत सारी कंप्यूटिंग सर्विसेज, स्टोरेज हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, बहुत सारी ऐसी चीजें अब आपको कंप्यूटर में डालने की जरूरत नहीं है। पहले कंप्यूटर में वीडियो देखने के लिए आपको वीडियो का सॉफ्टवेयर चाहिए होता था, आज यूट्यूब पे लॉग इन करना है। तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर, ऐसे बहुत सारे स्टोरेज डिवाइसेस, बहुत सारी चीजें आपको कंप्यूटर में डालने की जरूरत नहीं है, वो क्लाउड पे अवेलेबल है। इंटरनेट होना चाहिए बस आपके पास, उसके थ्रू आप एक्सेस कर लोगे। नाउ ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिनको अपना डेटा स्टोर करना होता है, जिनको बहुत सारे ऑपरेशंस ऑनलाइन कंप्यूटर पे करने होते हैं, क्योंकि आपने देखा है आजकल बिजनेसेस चलाने, सारे बिजनेसेस कंप्यूटर पे ही चलते हैं। अब वो जो सिस्टम्स होते हैं ना, वो बड़े महंगे पड़ते हैं, तो उसके लिए अमेजॉन ने कहा है कि हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज ले लो, अपने सारे स्टार्टअप का डेटा, सब कुछ, सारी सर्विसेज हमारे पास रख दो। आपको क्या करना है, बस यूजर नेम पासवर्ड डालना है और वो आप एक्सेस कर सकते हो कहीं से भी, कभी भी, है ना। तो इससे वो सारा सॉफ्टवेयर खरीदने का खर्चा बच गया कंपनी का, वो सारे स्टोरेज रखने का खर्चा बच गया, बस लॉग इन करना है और यूज कर लेना है, राइट। इन्हें हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग या क्लाउड बेस्ड सर्विसेज, और आजकल तकरीबन सारी बड़ी कंपनीज यही यूज कर रही हैं, ठीक है। Amazon जैसी कंपनीज बस बैकएंड प्रोवाइड करती हैं, बाकी आपको ये बैकएंड पे खर्चा करना नहीं, Amazon को बस मंथली कुछ फीस देनी है, सब्सक्रिप्शन, सारी कंप्यूटिंग की सर्विसेज आपको Amazon पे मिल जाएगी, बस आपको एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, अच्छा, दैट्स इट, ठीक है। ये है तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, ये डेफिनेशन। क्लाउड कंप्यूटिंग इज द ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ आईटी रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट विद पे एज यू गो। पहले आप पेमेंट करते हो हर महीने, फिर केबल की तरह हो गया। इंस्टेड ऑफ बाइंग, ओनिंग एंड मेंटेनिंग फिजिकल डेटा सेंटर, आपको सर्वर रखने पड़ते, अपनी खुद की ऐप बनानी पड़ती, ये सारी चीजें करनी पड़ती, ये आपको Amazon दे देगा, हायर पे दे देगा, किराए पे दे देगा। You can access technology services such as computing power, storage, databases on an as needed basis from a cloud provider. अब आपको फेमस क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पता होने चाहिए, जैसे Amazon का है AWS, माइक्रोसॉफ्ट का भी एक क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर है जिसे हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट अज्योर, और गूगल भी क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिसे हम कहते हैं गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ये तीन नाम तो आपको याद रखने हैं, तीन बड़े बड़े लोग क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज दे रहे हैं, Amazon, Azure, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। तकरीबन सारी ऑर्गेनाइजेशंस, आपको पता है नेटफ्लिक्स तक AWS की सर्विसेज यूज करता है, नेटफ्लिक्स को जो भी चाहिए कंप्यूटिंग रिसोर्सेज Amazon वेब सर्विसेज से यूज करता है, तकरीबन सारे OTT प्लेटफॉर्म्स वो यूज करते हैं, ठीक है। नाउ ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन भी आया हुआ है इस पे प्रीलिम्स में। क्लाउड कंप्यूटिंग जितनी भी सर्विसेज है ना, उन्हें आप बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मतलब जो एक कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, जैसे आपको हार्ड डिस्क चाहिए कंप्यूटर में, है ना, स्टोरेज स्पेस चाहिए, आपको प्रोसेसिंग पावर चाहिए, और बहुत सारे कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए। वो इंफ्रास्ट्रक्चर लेने की, खरीदने की जरूरत ही नहीं है, मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, सीधा माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर का स्ट्रक्चर आप हायर पे ले सकते हो, बस इंटरनेट चाहिए, उसे हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इज अ फॉर्म ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग दैट प्रोवाइड्स वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट, ठीक है। जैसे कि गूगल शीट्स होगी, अब जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, चलो वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पर कंप्यूटर आपको स्टोरेज स्पेस देता है ना, हार्ड डिस्क वगैरह, कंप्यूटर आपको प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी देता है, डेटा प्रोसेसिंग, इसे हम कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। ये आपको क्लाउड पे मिल जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इसके एग्जांपल हैं वही AWS, अज्योर, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, ये वही है। देन है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, जैसे ना एक एग्जांपल देता हूं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का। गूगल का ना एक प्लेटफॉर्म है जिसे हम कहते हैं गूगल ऐप इंजन,
इस प्लेटफॉर्म पे आप लॉग इन करते हो और आप ना ऐप बना सकते हो। ठीक है, अगर आपको ऐप बनानी है तो आपको कुछ ऐप बनाने के लिए कुछ टूल्स चाहिए, कुछ चीजें चाहिए। अब या तो आप वो खरीदो सॉफ्टवेयर, वो चीजें टूल्स वगैरह खरीदो कंप्यूटर पे और फिर बनाओ ऐप, या गूगल ऐप इंजन पे लॉग इन करो, वहां वो टूल्स रेडीली अवेलेबल है, उनसे अपनी ऐप बना दो। ये गूगल आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है ऐप बनाने का, इसे प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस कहते हैं। पास प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ठीक है, और होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। आपको सॉफ्टवेयर खरीदने की जरूरत ही नहीं है, बस लॉग इन करो, उस सॉफ्टवेयर से जो करना है आप कर लो। जैसे कि इसका एग्जांपल है नेटफ्लिक्स। आपको बहुत सारी मूवीज डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। देखो, मूवीज जब आप डाउनलोड करते थे तो उसके लिए आपके पास विंडोज प्लेयर भी चाहिए होता था, मूवी प्लेयर भी चाहिए होता था जिसपे मूवीज चलाते थे। अब मूवीज ना डाउनलोड करने की जरूरत, ना मूवी प्लेयर चलाने की जरूरत। नेटफ्लिक्स को बस एक सब्सक्रिप्शन फी दो, वो आपको सॉफ्टवेयर दे देगा, उस सॉफ्टवेयर पे मूवियां देखो। यूट्यूब इसका एग्जांपल है। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनको आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, लॉगिन से काम चल जाएगा, उसे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कहते हैं। तो ये तीनों हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के एग्जांपल्स, याद रखना। ठीक है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग का आर्किटेक्चर है, सारा कुछ क्लाउड में है, आपने बस लॉग इन करना है अपने लैपटॉप से, टैबलेट से, फोन से। ठीक है, नाउ एडवांटेजेस क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग की? बड़ी सिंपल। एक तो बैकअप एंड डेटा रेस्टोरेशन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मेरे साथ ये हुआ था बहुत साल पहले ना। हम जैसे एंड्रॉयड फोन्स यूज करते थे, है ना, एप्पल भी था पर एंड्रॉयड फोन्स भी होते थे। अब क्या होता था, जब भी आपको फोन चेंज करना होता था ना, सबसे बड़ी दिक्कत आती थी कॉन्टैक्ट्स ट्रांसफर करने की, है ना। मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं इस फोन में, अब मैं फोन बदल रहा हूं तो कॉन्टैक्ट्स मुझे ट्रांसफर करने हैं। इसका बहुत सही तरीका पता है क्या निकाला गूगल ने? आप क्या करो, अपने एंड्रॉयड फोन से ना साइन इन करो गूगल कॉन्टैक्ट्स पे। अब गूगल कॉन्टैक्ट से जैसे ही आप साइन इन करोगे, वो आपके फोन के साथ सिंक हो जाएगा, आपके सारे कॉन्टैक्ट्स ना गूगल के पास चले जाएंगे। ठीक है, गूगल के क्लाउड में चले जाएंगे। अब आपने क्या करना है, नया फोन खरीदना है, नए फोन में कॉन्टैक्ट डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, नया फोन खरीदना है, वही यूजर नेम पासवर्ड से लॉग इन करना है गूगल कॉन्टैक्ट्स में। आपके पुराने फोन के कॉन्टैक्ट्स गूगल के पास पड़े हैं, वो डाउनलोड कर लो और कॉन्टैक्ट ट्रांसफर। राइट, तो जो भी आपका डेटा है वो सेफ पड़ा रहेगा। अगर आपका फोन डैमेज हो जाता है तो आपके कॉन्टैक्ट्स डैमेज नहीं हो रहे, वो गूगल के पास क्लाउड में पड़े हुए हैं। तो बैकअप एंड डेटा रेस्टोरेशन है। फिर मैंने मान लो कोई फाइल बनाई है, मैंने कोई वर्ड फाइल बनाई है या एक्सेल फाइल बनाई है, मैं उसको किसी के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो अगर मेरे पास इंटरनेट है तो मैं शेयर कैसे करूं? या तो उसे पूरी की पूरी फाइल सेंड करूं, या मैं पता क्या करूं, गूगल ही आपको देता है। आपने कोई गूगल डॉक्स पे कुछ काम करा है, आप ना किसी को एक्सेस दे दो, वो अपने यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन करेगा, वो आपका डॉक्यूमेंट देख सकता है, सेंड करने की भी जरूरत नहीं। तो कोलैबोरेशन करके काम कर सकते हो। अच्छा, कॉस्ट कम हो जाती है, सिंपल, आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर खरीदने की जरूरत ही नहीं, क्लाउड सर्विसेज से आप काम कर लोगे, बस एक फीस देते रहोगे। बेटर एक्सेसिबिलिटी है, मेरा कंप्यूटर मेरे घर में, पर मैं यूएसए जाके भी अपना कंप्यूटर को देख सकता हूं, काम देख सकता हूं, क्योंकि मैंने सारा सामान क्लाउड पे रखा हुआ है, डेटा। क्लियर? तो बहुत फायदे हैं इसके, और सबसे ज्यादा फायदे ना इसे स्टार्टअप्स को होते हैं, क्योंकि जो स्टार्टअप्स है ना, अभी नए नए स्टार्टअप्स हैं, ये बेचारे अभी अपनी कॉस्ट जितनी कम हो सके उतने कम करने की कोशिश करते हैं। वो कॉस्ट कम करने की कोशिश, वो कॉस्ट कम करने की पावर इन्हें क्लाउड सर्विसेज देती हैं। ठीक है, बाकी स्टोरेज कैपेसिटी मिल जाती है आपको, डेटा सिक्योरिटी भी मिल जाती है, क्योंकि आपका फोन या आपका लैपटॉप तो बिल्कुल भी सिक्योरिटी वाइज सेफ नहीं है। कोई भी मतलब निकम्मा सा निकम्मा हैकर भी आपका लैपटॉप हैक कर सकता है, पर Amazon को हैक करने के लिए तो बहुत बड़ा हैकर चाहिए ना, तो इसलिए आपका डेटा आपके लैपटॉप में इतना सेफ नहीं है जितना इनके क्लाउड में सेफ है। क्लियर? अब एडवांटेजेस तो बहुत हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की, पर आपको सवाल आ सकता है जिसमें आपको शायद डिसएडवांटेजेस भी पता होनी चाहिए, है ना। वैसे तो जहां भी आप सर्च करोगे हर जगह क्लाउड कंप्यूटिंग के एडवांटेजेस ही लिखे हैं, पर आपको डिसएडवांटेजेस भी पता होने चाहिए। तो डिसएडवांटेजेस देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग का फायदा उठाने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी तो चाहिए ही। जहां इंटरनेट नहीं है वहां क्लाउड सर्विसेज नहीं है, कहां बिना इंटरनेट के कौन सा नेटफ्लिक्स चल जाएगा। देन वेंडर लॉक इन, कभी कभार लेट्स सपोज आप स्टार्टअप हो, आपने अपना सारा डेटा दे रखा है AWS को, Amazon वेब सर्विसेज को, आप इनकी सर्विसेज से खुश नहीं हो और आपको पता चलता है माइक्रोसॉफ्ट अजूर बेटर है। अब आप ना इन पे शिफ्ट होना चाहते हो। अब इन पे शिफ्ट होने के लिए ना
जो जो आपका डेटा इतना सारा इनके पास पड़ा था वो इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। वो एक बहुत ही मेगा टास्क है, जो टास्क करने के लिए अमेजॉन वाले कम ही आपका साथ देंगे, क्योंकि आप तो उनको छोड़ के जा रहे हो है ना। तो इसमें अमेजॉन वाले मतलब, और ऐसा नहीं है, उनके लिए भी मुश्किल है। बहुत ज्यादा डेटा ट्रांसफर करना, किसी कंपनी का बैकएंड का सारा डेटा ट्रांसफर करना बहुत बड़ी चीज है। तो एक तरह से आपने जो शुरू में चूज कर लिया ना, आप उसी के साथ लॉक इन हो जाते हो। तो मैन्यूवरेबिलिटी नहीं है, मूवेबिलिटी कम है, वेंडर लॉक इन है। देन आपका कम कंट्रोल है। अगर आपके पास खुद का सॉफ्टवेयर है, खुद की डेटा है, खुद के स्टोरेज स्पेस है, तो आपका कंट्रोल ज्यादा है ना, आप अच्छे से उसे मैनेज कर सकते हो। इधर वो कम हो जाता है, पर ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, डेटा सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। देखो, आपके लैपटॉप से अच्छा है अमेजॉन का क्लाउड सर्वर, क्योंकि बहुत तगड़ा हैकर चाहिए उसे हैक करने के लिए। आपका लैपटॉप के लिए तो नहीं चाहिए इतना तगड़ा हैकर, पर ऐसे हैकर भी तो एग्जिस्ट करते हैं जिन्होंने गूगल को हैक करा हुआ है, अमेजॉन को हैक करा हुआ है, अज़ूर को हैक करा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट को। अगर जिस दिन उन्होंने हैक कर दिया तो AWS के जितने यूजर्स हैं सबका डेटा बेचारों का ब्रीच हो गया। तो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। बाकी क्लाउड कंप्यूटिंग इन इंडिया, इंडिया में कैसे चल रहा है? द क्लाउड कंप्यूटिंग मार्केट इन इंडिया इज प्रेडिक्टेड टू डेवलप एट अ रेट ऑफ दिस मच. क्लाउड कंप्यूटिंग एंड फर्दर द मोटिव ऑफ ई गवर्नेंस. गवर्नमेंट अगर ई गवर्नेंस पे शिफ्ट होना चाहती है, ऑनलाइन गवर्नेंस देना चाहती है, तो उनको भी क्लाउड सर्विसेज का बहुत फायदा हो सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना एक क्लाउड प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम रखा है मेघराज. मेघराज वो क्लाउड प्लेटफॉर्म है जहां से गवर्नमेंट सारी अपनी सर्विसेज देगी, ठीक है। बाकी इसके बेनिफिट्स क्या हैं वो मैंने बता ही दिया। स्टार्टअप्स को क्या बेनिफिट हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वो आप देख सकते हो। ऑलराइट, चलो now let's move on to next news item which is GNB1 encephalopathy. न्यूज में क्या है? रिसर्चर्स एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास और टेल अवीव यूनिवर्सिटी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी, तो इंडिया, इजराइल और यूएसए की कोलैबोरेशन है, are studying a rare genetic brain disease called GNB1 encephalopathy and are trying to develop a drug to treat it effectively. With less than 100 documented cases worldwide, तो ये रेयर डिजीज है, सिर्फ 100 ही केसेस इसके पता चले अभी तक दुनिया में. इज अ काइंड ऑफ ब्रेन डिजीज और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर विच अफेक्ट्स इंडिविजुअल्स इन द फीटल स्टेज. और ये होता भी है जब बच्चा मदर के फीटल फॉर्म में होता है, जब बच्चा मदर के उसमें होता है, यूट्रस में होता है, अभी है प्रेग्नेंट है फीमेल, तब हो जाता है फीटस स्टेज पे, ठीक है. अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं होती, फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होती, सीजर्स आते हैं, जैसे दौरा पड़ना जिसे कहते हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. अब इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, बस. ये बहुत बड़ी न्यूज नहीं है क्योंकि रेयर डिजीज है ना, इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन ही नहीं है. बस ये पता होना चाहिए कि ये एक आपका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो होता है आपके जीन्स के खराब होने की वजह से. तो ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी है, जेनेटिक डिसऑर्डर भी है. इसके सिम्टम्स ये हैं, ठीक है. और कई 2-4 केसेस में ये सिम्टम्स भी देखे गए हैं. और ये कौन से जीन के म्यूटेशन की वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर होता है? ये G-beta-1 प्रोटीन की वजह से. आपके जो डीएनए है उसमें G-beta-1 प्रोटीन है, उसकी म्यूटेशन, उसकी खराब फॉर्मेशन की वजह से ये डिसऑर्डर हो जाता है. बस यही, ठीक है. इतना ही पता होना चाहिए. और ये न्यूज याद रखना कि ये लोग काम कर रहे हैं, IIT मद्रास, टेल अवीव यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएसए की. क्लियर? डिजीज का नाम याद रखना, ये रेयर डिजीज है, ये याद रखना. किस जीन के खराब होने की वजह से होता है वो याद रखना. और ये याद रखना इसके सिम्टम्स, ठीक है. न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर. खैर, अब हम आ जाते हैं लास्ट न्यूज आइटम पे, विच इज डार्क पैटर्न्स ऑन द इंटरनेट. Some internet-based firms have been tricking users into agreeing to certain conditions or clicking a few links. The unsuspecting users would not have accepted such terms or clicked URLs but for the deceptive tactics deployed by tech firms. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं. लेट्स सपोज आपने ना नेटफ्लिक्स ले लिया, ठीक है. उसके बाद आप सोचते हो यार नेटफ्लिक्स का ना मेरा खर्चा ज्यादा हो रहा है, मेरा नहीं मन है इतना मूवीज देखने का, मैं नेटफ्लिक्स ना निकल ही जाता हूँ, नेटफ्लिक्स ऑप्ट आउट कर देता हूँ. तो आप नेटफ्लिक्स पे जाओगे, वो बोलोगे मेरी कैंसिल कर दो सब्सक्रिप्शन, तो वो आपको इस पेज पे ले जाएंगे, फिर इस पेज पे ले जाएंगे, फिर कहेंगे आर यू श्योर, फिर आप येस क्लिक करोगे तो आपको एक और पेज पे ले जाएंगे जहां पे आपको कन्विंस करेंगे कि नहीं ये ठीक नहीं है. ऐसे ऐसे बहुत करते जाएंगे, राइट.
बड़े ही मुश्किल कर देंगे आपके लिए अपनी सब्सक्रिप्शन कैंसिल करना, ऐसा कर देंगे। या कभी कभी ना क्या होगा, ये एक हो गया, ठीक है, कैंसिल करना सब्सक्रिप्शन बहुत मुश्किल कर दिया। और वो क्यों कर रहे हैं आपको भी पता है, पैसे चाहिए उन्हें लगातार आपसे, आप पैसे विड्रॉ ना कर पाओ इसके लिए मुश्किल कर देंगे आपके लिए, ठीक है, ये एक चीज होगी। दूसरा, कभी कभार आप चाहते हो कि Amazon के पास या गूगल के पास मेरा डेटा ना जाए, पर गूगल ना, आप कुछ गूगल पे सर्च करते हो वो आपको इस पेज पे ले जाता है, वहां पे कहता है कि अपना यूजर नेम पासवर्ड भर दे, ठीक है, तभी ये वेबसाइट दिखाऊंगा। तो आप गूगल की किसी वेबसाइट पे जाते हो, वहां वो आपको कहते हैं लॉग इन करो, तो आप यूजर नेम पासवर्ड डालते हो, जैसे ही आपका ईमेल आईडी चला गया, अब आपकी ईमेल आईडी पे बहुत सारे मार्केटिंग वाले मैसेजेस आने लग जाएंगे, क्योंकि इन्होंने आपका डेटा ले लिया। कई जगहों पे आपको ले जाएंगे ऐसे, यूआरएल पे आप क्लिक करोगे, बोलेंगे ये देखने के लिए नंबर टाइप करो अपना, आप नंबर टाइप करोगे, अब गूगल के पास नंबर आ गया, अब जो जो लोग गूगल को पैसा देंगे उन सबके मैसेजेस आपके फोन में आने शुरू हो जाएंगे, राइट। ये जानबूझ के आपके भोलेपन का फायदा उठाते हुए ये ऐसे काम कर रहे हैं। इन चीजों को हम कहते हैं डार्क पैटर्न्स, और उसके खिलाफ एक मुहिम सी शुरू हो रही है कि कंपनीज ऐसा करना बंद कर दें, ठीक है, ये न्यूज में है। अब डार्क पैटर्न्स होते क्या है? अनएथिकल यूआई डिजाइन्स। यूआई का मतलब पता है क्या होता है? यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस का मतलब क्या होगा कि वेबसाइट आप यूज कैसे कर रहे हो, वेबसाइट का डिजाइन कैसा है, एक यूजर के लिए वेबसाइट का डिजाइन कैसा है, सर्च इंजन का डिजाइन कैसा है, सोशल मीडिया का डिजाइन कैसा है, एक यूजर के लिए, तो उसे यूआई डिजाइन, यूजर इंटरफेस डिजाइन करते हैं। अब इन्होंने डिजाइन ही ऐसा करा हुआ है कि कई कई जगहों पे आप अपना डेटा नहीं देना चाहते पर आपको देना पड़ जाता है। कई कई जगहों पे आप चले जाते हो कि आप सब्सक्रिप्शन कैंसिल ही नहीं कर पा रहे, इतना मुश्किल कर दिया इन्होंने। ये डार्क पैटर्न्स हैं। फेडरल ट्रेड कमीशन ऑफ यूएस लिस्टेड ओवर 30 डार्क पैटर्न्स जो ऑलरेडी ये बड़ी बड़ी कंपनीज यूज कर रही हैं। ऐसे 30 पैटर्न इन्होंने आइडेंटिफाई करे हैं और इनको मना करा है कि बंद करो, ये यूजर का नुकसान हो रहा है। जैसे इसका एक एग्जांपल है, Amazon was criticized in EU, European Union, for their confusing multi-step cancelling process for Amazon Prime subscriptions। जो Netflix या Amazon Prime है ना, OTT प्लेटफॉर्म, उसको कैंसिल करने के लिए बड़ा मुश्किल कर देते हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस डाल देते हैं, ताकि बंदा ना 10 स्टेप डाल दिए कैंसिल करने के लिए, ताकि 5वें 6ठे स्टेप पे बंदा सोचे कि चल छोड़ यार, साल के 1000 रुपए तो देने हैं, छोड़, और इनको फायदा। Amazon simplified the cancelling process for online customers in European countries this year, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने पीछे पड़ गए थे कि ये करो, ये आपका डार्क पैटर्न है। ऐसे ही कहते हैं कि यूएसए भी पीछे पड़ गया, बड़े बड़े फेसबुक, गूगल, Amazon के पीछे। अब बारी है कि इंडिया को भी पीछे पड़ना चाहिए, इंडिया के यूजर्स भी तो इंसान है, ठीक है ना। इसका इंपैक्ट क्या होता है? वही कि कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब होता है, यूजर्स कंफ्यूज होते हैं, उनको एक्सप्लॉइट भी किया जाता है, पैसे भी निकलवा लेते हैं, उनका डेटा भी चोरी, मतलब चोरी तो नहीं पर डेटा कंसेंट से ही लेते हैं, पर आपका इन्फॉर्म्ड कंसेंट है ही नहीं, एक तरह से धोखे से आपसे डेटा ले लिया आपका, ठीक है, मेक सेंस। अच्छा, ये 2 आर्टिकल्स हैं जो मैं चाहता हूं आप जरूर पढ़ो। एक तो ये डार्क पैटर्न्स का, वैसे तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना वो मैंने आपको नोट्स में तो दे दी है डार्क पैटर्न से रिलेटेड, पर इससे रिलेटेड आर्टिकल आया था द हिंदू में, वो भी मैं चाहता हूं आप पूरा आर्टिकल पढ़ो, बेटर ही होगा आपके लिए, ठीक है। दूसरा, इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया था विद रिस्पेक्ट टू मेटावर्स। आपको पता है ना, फेसबुक का एक मेटावर्स है और एआई, ठीक है, कैसे आने वाले कई सालों में, क्योंकि हैप्पी न्यू ईयर था, 1 जनवरी को ये आर्टिकल आया था, तो नया साल था, तो नए साल में इन्होंने आर्टिकल लिखा है कि ये जो नया साल है 2023, ये नए सोशल मीडिया जैसे मेटावर्स या एआई के लिए कैसा साल होगा। तो बड़ा अच्छा आर्टिकल है, जरूर पढ़ना। और वैसे भी मैं चाहता हूं आर्टिकल्स, वैसे तो करंट अफेयर्स आपको वीडियोस में मिल जाते हैं, पर आर्टिकल्स कुछ मैं हमेशा शॉर्टलिस्ट करना चाहता हूं ताकि आप उन आर्टिकल्स को खुद पढ़ो, वो लैंग्वेज ना आपके आंसर्स में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, राइट। तो ये 2 आर्टिकल्स आपके होमवर्क हैं, जरूर पढ़ना, राइट। चलो फिर, with this we conclude today's lecture. Now let's jump on to questions for practice. लेक्चर हो गया खत्म, अब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं, एंड उन क्वेश्चंस के आंसर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर 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 देने हैं, बिकॉज लाइक आई सेड बिफोर, मैं देखना चाहता हूं कि आपको समझ आया लेक्चर या नहीं, ऑलराइट। चलो, क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। पहला जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पे है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग JWST. Its main aim is to investigate the early stages of universe. Okay.
JWST is not interested in finding exoplanets unlike its predecessor, the Hubble Space Telescope. JWST is the largest of all space observatories ever commissioned. Which of the above is are correct? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3. Alright? And question number 2. देखना. Consider the following statements. तो यहां पे क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है और उसके आगे उसका एक एग्जाम्पल है. तो आपने बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है. तो IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का एग्जांपल है OTT प्लेटफॉर्म्स, नेटफ्लिक्स, Amazon. प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का एग्जांपल है गूगल ऐप इंजन. सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट अजूर. तो which of the above is are correctly matched? 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only 2. Alright? और आज का मेंस टाइप क्वेश्चन भी क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड है. Discuss the potential of cloud computing has for transforming India both economically and socially. दोबारा रिपीट कर देता हूं. Discuss the potential that cloud computing has for transforming India both economically and socially. Answer in 150 words. Clear? Chalo फिर. With that we conclude today's lecture. Thank you so much for watching, guys, and I hope it added some value to your preparation. Baki, if you have any doubts, you're free to ask us those doubts. We'll be happy to entertain them all. Alright then, that's it from my side, guys. I'll see you next time with more stuff. Thank you.